Hello and good morning, all of you. Welcome to the Free Ethics Foundation course by Alpha Academy, and we are at the part 2 of lecture 8. And today we shall be studying about the ethical dilemmas that public servants or civil servants faces, and also the ethical dilemmas in public sphere as well as private sphere, और कौन कौन सी वैल्यूज़ में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, कैसे उस इंटरेस्ट को आप हटाएं और क्या एक सिविल सर्वेंट को करना चाहिए, ये सब बातें आज हम इस लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं एथिकल डिलेमा की है क्या। देखो, एथिकल डिलेमा होगा ना तो उस समय आपको ऐसा नहीं होगा कि एक फेवरेबल सिचुएशन होगी, एक अनफेवरेबल सिचुएशन होगी, या एक डिज़ायरेबल सिचुएशन होगी, या एक अनडिज़ायरेबल सिचुएशन होगी। एथिकल डिलेमा इज़ अ मॉरल सिचुएशन इन विच अ चॉइस हैज़ टू बी मेड बिटवीन टू इक्वली undesirable alternatives, neither of which revolves the situation in an unethically acceptable fashion। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको सही और गलत के बीच में डिसाइड करना है। एथिकल डिलेमा या डिलेमा तब आता है जब आपको दो सही में चुनना होता है या दो गलत में चुनना होता है। तो सिचुएशन अनडिज़ायरेबल ही होंगी दोनों, तो कभी कभार वही है कि यू हैव टू चूज़ दी बैड अमंग द वर्स्ट, तो वही वाली सिचुएशन हो जाती है कि आपको भाई मैं क्या करूँ। जैसे एग्जांपल लेते हैं, आरबीआई गवर्नर हैं, ठीक है, उनको बुलाया गया पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो पार्लियामेंट की होती है कि आप डिमोनेटाइजेशन के बारे में बताइए कि इसका क्या इफेक्ट हुआ है। ठीक है, तो उनके आगे डिलेमा क्या आ गया कि वो गवर्नमेंट के पास जाएं, अपना वो जो ऑर्डर है वो फॉलो करें, या जो डेमोक्रेटिक वैल्यू है या सिविल सर्वेंट्स की वैल्यू है कि वो ट्रुथ बताएं डिमोनेटाइजेशन के बारे में। तो ऐसे आप एथिकल इश्यूज़ फेस करते रहते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, और एथिकल डिलेमा कब आएगा आपको? डिसीजन मेकिंग से पहले। ठीक है, जब आप डिसीजन ले लेते हैं उसके बाद एथिकल डिलेमा नहीं आता। एथिकल डिलेमा तब आता है जब आप डिसीजन को ले रहे होते हैं। ठीक है, और पर्सन टू पर्सन पे वेरी करता है। देखो, कुछ चीज़ों की प्रायोरिटीज़, कुछ लोगों की प्रायोरिटीज सेट होती हैं पहले से, उनको पता होता है हमें ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है, ये होगा तो ये करना है। बट कुछ लोग कन्फ्यूज़ रहते हैं, है ना, उनके पास इंसाइट नहीं रहती, फोरसाइट नहीं रहती, तो वो सोचते हैं कि यार क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ठीक है, तो वो क्या जनरेट करेगा? वो एथिकल डिलेमा जनरेट करेगा। ठीक है, अब एग्जांपल, जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, पंचकुला में जो एक बाबा जी थे, उनको जब सज़ा हुई, सीबीआई कोर्ट ने उनको सज़ा करी, तो वहाँ दंगे हो गए। तो वहाँ पे हमारे पास क्या, किस किस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गई थी? फेथ के बीच में और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस के बीच में। आपने देखा कैसे आर्सन हुआ, कैसे पुलिस की गाड़ियों को पलट दिया गया, मीडिया की गाड़ियों को आग लगा दी गई। तो आप वहाँ के एसपी होंगे या आपके पास कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर होंगे, तो आप क्या करेंगे एट टाइम्स? तो यही चीज़ दर्शाता है कि कौन एथिकल डिलेमा दर्शाता है। अब देखिए, तीन टाइप के एथिकल डिलेमा हमने डिवाइड किए हुए हैं। एक होता है पर्सनल कॉस्ट एथिकल डिलेमा, कि ऐसा एथिकल डिलेमा कि आप डिसीजन लेंगे और आपको पर्सनली नुकसान होगा। ठीक है, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा, आपको हो सकता है शंटिंग पे भेज दिया जाए, या जो आजकल वर्ड चलता है ब्यूरोक्रेसी में, पनिशमेंट पोस्टिंग पे भेज दिया जाए। तो वो हो गया पर्सनल कॉस्ट एथिकल डिलेमा। फिर होता है एक राइट वर्सेस राइट एथिकल डिलेमा, कि दो चीज़ें सही हैं, आप दोनों बोनाफाइड हैं, आप उसके बीच में कैसे डिसाइड करें। फिर एक होता है को ज्वाइंट एथिकल डिलेमा। वो ऐसा होता है कि जब पर्सनल या राइट वर्सेस राइट का ऐसा मिक्सचर होता है जहाँ पे दोनों चीज़ होती हैं, तो उसको बोलते हैं को ज्वाइंट एथिकल डिलेमा। और आप ढूंढते हैं, जब आप ढूंढ रहे होते हैं कि क्या सही चीज़ है, व्हाट इज़ द राइट थिंग टू डू। तो दिस आर दी टाइप्स ऑफ एथिकल डिलेमा। ठीक है, अब एथिकल डिलेमास कब कब फेस करते हैं पब्लिक सर्वेंट्स? तो या तो जब आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन हो, जबकि आपके पास एक क्लियर गाइडलाइन ना हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तब आप एक डिलेमा में आएंगे। करप्शन केसेस में कई बार सिविल सर्वेंट्स डिलेमा को फेस करते हैं। नेपोटिज्म के केसेस में करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव सीक्रेसी, अभी आगे हम पढ़ेंगे, ऑटोनॉमी वर्सेस डेमोक्रेसी, है ना। ये सब वैल्यूज़ जो हैं, देखो दोनों पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी, लेकिन हम किसे एट टाइम किसे चूज़ करें, क्योंकि हम देखते हैं कि यार दोनों ही सही हैं, है ना, दोनों ही। और भाई मैं आपसे बोलूँ कि न्यूट्रलिटी और इम्पार्शियलिटी के बीच में चुनना है आपको, ठीक है, तो आप बोलोगे यार दोनों ही इंपॉर्टेंट है, हम क्या करें। लेकिन हम अभी आज हम बड़ा फाइन सा एक वो देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे दोनों के बीच में, और उसके बाद आप चूज़ कर पाओगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन लीक्स हो गई, वहाँ आप करोगे कि भाई वहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंट रहना था या आपको या आपको सीक्रेट रहना था, है ना। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, पॉलिसी डिलेमाज हैं, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो रहा है, तो उसकी वजह से एथिकल डिलेमा फेस करते रहते हैं। ठीक है, डिलेमा ऑफ द पब्लिक सर्वेंट, ऑफ कोर्स पब्लिक सर्वेंट तो पब्लिक स्पेयर में होगा। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है। और देखो, एथिकल डिलेमा आपके पास तब आएगा
ऐसा नहीं कि सोच के आ जाएगा या कोई कन्फ्लिक्टिंग एरिया है पर्टिकुलर आप जिसे डिफाइन कर सकते हो कि हाँ इस एरिया में हमें एथिकल डिलेमा आएगा। ये तभी आएगा जब आप कोई एक्शन ले रहे होंगे। जब आप एक्शन ले रहे होंगे, मैंने आपको बताया ना, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे एथिकल डिलेमा आता है, ठीक है। तो जब आप एक्शन ले रहे होंगे तब एथिकल डिलेमा आता है, ठीक है। नाउ एथिकल डिलेमास कैसे होते हैं कि देखो, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है, ठीक है। आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन मतलब कोई चीज़ हुई, वहाँ पे आपके पास डिस्क्रिशन है कि भाई आपको आप जो सही करना है वो आपको करना है, ना उसकी कोई गाइडलाइन है ना कोई उसकी एसओपी है। तो आप सोचते हो, ठीक है, तो आपने अगर कुछ गलत कर दिया तो क्या आप चुप रहोगे? ऑफ कोर्स सब चुप रहेंगे, ठीक है। या एक और एग्जांपल लेते हैं, मान लिया आपके पास करप्शन या नेपोटिज्म का केस आया कोई, तो आप क्या करोगे? आप चुप रहोगे, आप डिपार्टमेंटली उसको इंक्वायर करोगे या विसल ब्लो कर दोगे, ठीक है। बाय द वे विसल ब्लोइंग शुड बी द मेथड ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, ठीक है। शुड बहुत सारे एथिकल डिलेमा आते हैं उसमें, जैसे शुड ही एक्टिवली इंगेज इन प्रेशर ग्रुप एक्टिविटीज़ बिकॉज ही सिंपैथाइज विद देयर व्यूज़, है ना। पब्लिक, आप किसी एनजीओ से बहुत ही ज़्यादा आपको संवेदनशील हैं, आप बहुत ही प्यार है और आप उनके साथ जुड़ सकते हैं, ये आप जुड़े या ना जुड़े, है ना, ये आप डिलेमा हो गया आपको, ठीक है। आप पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें या ना करें, है ना, आप डायरेक्टली मीडिया से बात करें या ना करें, तो ये सब जो है डेली के एथिकल डिलेमा है सिविल सर्वेंट्स के, ना। आपको पब्लिक गुड अपहोल्ड करना है, हाई स्टैंडर्ड अपहोल्ड करने हैं पब्लिक ऑफिस के, या आपको पॉलिटिक्स करनी है, तो ये सब आपको देखना है, ठीक है। और एट टाइम्स ऐसा कुछ नहीं, देखो ऑफ कोर्स सी बात है, अगर किसी से पूछोगे तो सब यही बोलेंगे नहीं सर हमें पब्लिक गुड अपहोल्ड करना है, हाईएस्ट वी शुड हैव द हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स फॉर द पब्लिक ऑफिस, बट एट टाइम्स द सीन इज़ डिफरेंट, है ना, हमें कुछ और ही देखने को मिलता है एट द फेस ऑफ इट। नाउ एथिकल डिलेमा होते क्यों हैं, ठीक है, क्यों एथिकल डिलेमा होते हैं? मैं सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया, जहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन है, जहाँ कोई क्लैरिटी नहीं है, आपको पता ही नहीं है क्या करना है ना, या लॉ कुछ और कहता है, आपके जो बॉस हैं वो कुछ और कह रहे हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के टाइम पे एथिकल डिलेमा हो जाते हैं। जल्दी से देख लेते हैं किस किस में। फर्स्ट इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी, पॉलिसी में कोई क्लैरिटी नहीं है, प्रोसेस में कोई क्लैरिटी नहीं है, कैसे करना है, रूल्स में कोई क्लैरिटी नहीं है, लॉज में कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। देन डिफरेंस पर्सपेक्टिव जहाँ होंगे गलत और सही के बारे में, वहाँ दिक्कत आएगी, ठीक है। अब कैसे आप गवर्न कर रहे हैं तो सब्जेक्टिव चीज़ है ना, भाई किसके हित में क्या सही है वो तो आदमी ही जानता है, बट आप तो नहीं जानते, ठीक है। लेकिन आप कैसे करें वो सब्जेक्टिव चीज़ है, तो आप जब जहाँ सब्जेक्टिविटी आ गई तो वहाँ आप डिलेमा फेस कर सकते हैं। आपकी जो रूलिंग पार्टी है उसकी क्या आइडियोलॉजी है और आपकी पर्सनल क्या आइडियोलॉजी है, या आपके पर्सनल वैल्यूज़ क्या हैं, जब वो कन्फ्लिक्ट में आते हैं तब एथिकल डिलेमा पैदा हो जाता है ना। डिफरेंट बैकग्राउंड्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स एंड मिनिस्टर्स वो पैदा करता है। देन जहाँ पे करप्शन होंगे, नेक्सेस होगा, फेवरेटिज्म चलता है, रीजनलिज्म चल रहा है, कास्टिज्म चल रहा है, वहाँ पे होंगे, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि जो सिविल सर्वेंट और मिनिस्टर जो हैं वो तो ट्रेडिशनल प्रिंसिपल्स पे बने हुए हैं, है ना, कई बार। और जो सिविल सर्वेंट हैं उनको एनोनिमिटी रखने के लिए बोला जाता है, ठीक है। बट आजकल तो क्या एनोनिमिटी है, सोशल मीडिया का यूज़ इतना बढ़ गया कि आजकल आपको यूट्यूब पे बहुत सारे एस अफसर काम करते हुए मिल जाएंगे, है ना। उन्हें यूट्यूब ऑफिसर्स बोलते हैं, है ना। वो मेरे ख्याल से यूट्यूब पे ही काम करते हैं, वो ज़मीन पे तो काम करते नहीं हैं, ठीक है। तो देखना होता है, और हो सकता है काम करते भी हों, उस काम को दिखाते हैं, बट वो जो आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसे आपको दिखाना नहीं है। जो आप काम कर रहे हैं आपसे एक एनोनिमिटी एक्सपेक्ट की जाती है और वो एक वैल्यू भी है। बट आज के टाइम पे क्योंकि ग्लोबलाइजेशन है, सोशल मीडिया यूसेज बढ़ रहा है, तो ये सब चीज़ें चेंज हो रही हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल से अब हम थोड़ा डेमोक्रेटिक, ज़्यादा ओपन कल्चर में आ चुके हैं। तो अब जब ऐसा होगा तो ऑफ कोर्स सी बात है, जो पुरानी वैल्यूज़ होंगी वो हल्के हल्के तोड़ी जाएंगी या दे विल टेक अ बैक सीट, है ना। बट हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कंटिन्यूसली एंडेवर फॉर क्वालिटी ऑफ इम्प्रूविंग डिसीजन मेकिंग एंड स्टैंड बाय द ट्रूथ। हमें तो ये करना है, ठीक है। देन व्हाट शुड बी द अप्रोच बाय पब्लिक सर्वेंट टू रिजॉल्व एथिकल डिलेमा, ठीक है। तो आपकी अप्रोच कैसी होनी चाहिए? देखो, आपकी रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच हो सकती है ना। आप डेंटोलॉजिस्ट हो सकते हैं, आप बोलोगे भैया अगर मेरा रिजल्ट सही है तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा रिजल्ट अगर लोगों को बेनिफिट दे रहा है तो मैंने क्या लॉ फॉलो किया नहीं किया, पॉलिसी फॉलो करी नहीं करी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने रिजल्ट दिया, ठीक है। आपका जो आउटकम है वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप एक जस्टिफिकेशन अप्रोच कर सकते हैं कि हाँ आप टेलियोलॉजिस्ट हैं, मैं जस्टिफाई कर पाऊँ उसको, एक्शन को अपने, तो एक अप्रोच ये हो सकती है, ठीक है।
क्योंकि आपको वेरियस एस्पेक्ट कंसिडर करने होते हैं, है ना, जो आपकी पॉलिसी है, जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल मोटिव है या पॉलिसी मोटिव, उस चीज़ को आपको हर चीज़ को स्क्रूटनाइज करके देखना पड़ता है कि क्या आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप वेरियस अप्रोचेस अपना सकते हैं, ठीक है। जैसे दो मैंने आपको बता दी, रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच और जस्टिफिकेशन अप्रोच, है ना। और आप ये भी सोच सकते हैं कि यार क्या होगा अगर मेरा जो एक्शन है वो पब्लिकली स्क्रूटनाइज किया जाएगा, तो क्या मुझे पब्लिक, क्योंकि आप हो सकता है पब्लिक ओपिनियन से इफेक्टेड रहते हो, है ना। तो यहाँ पे आपका पब्लिक ओपिनियन मैटर कर रहा है कि हाँ भाई मैंने ये जो काम किया और पब्लिक ने मुझे सही बताया। भाई आपने जैसे हैदराबाद में हुआ था, ठीक है। अब 4 लड़कों ने मिलके गैंग रेप किया, बड़ा सैड सा अफेयर है या बहुत सैड चीज़ है, बट उनका इनकाउंटर हो जाता है 2-3 दिन बाद, ठीक है। अब पब्लिक ओपिनियन में तो क्या था, पब्लिक ओपिनियन में तो उन कुछ लोगों ने बोला कि भैया देखो रूल ऑफ लॉ है, लॉ के अकॉर्डिंग जाना चाहिए, ये गलत हुआ। कुछ लोगों ने लेकिन जो लोग थे उन्होंने उनको माला पहनाई, उनका सम्मान किया, तो उन्होंने वो अप्रोच अपनाई। तो गलत और सही पे जज नहीं कर रहे, अभी हम देख रहे हैं कि अप्रोच क्या क्या अपना सकते हैं, तो वो भी एक अप्रोच थी, ठीक है। नाउ एथिकल इश्यूज इन प्राइवेट सेक्टर, ऐसा नहीं कि पब्लिक में ही है, क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर भी एक्सपैंड हो रहा है, तो प्राइवेट सेक्टर में भी एथिकल इश्यूज़ हैं, ठीक है। कई बार कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है अपॉइंटमेंट में, है ना। आपका भतीजा आपके आगे बैठा है कि कैंडिडेट बैठा है, ठीक है। तो और ये कहाँ होगा, फैमिली रन बिजनेस में होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अंबानी फैमिली, है ना। अभी मुकेश अंबानी ने क्या बोला कि द हिस्ट्री विल नॉट रिपीट इट सेल्फ, है ना। मतलब जो पंगा उनके भाई के बीच में वो था, वो आगे अपने बच्चों के बीच में वो पंगा नहीं होने देंगे, ठीक है। देन इंटीग्रिटी, जब ऑडिट होता है कंपनीज का, तो इंटीग्रिटी एक्सपेक्ट की जाती है किससे, ऑडिटर से, पर एट टाइम्स उसका ऑफ कोर्स वायलेशन होते हुए देखा गया है। जो प्रॉपर ऑडिट नहीं होती है या कोई वायलेशन हुई है कंपनी के द्वारा, उसको जो है नहीं बताया जाता ऑडिटर्स से, है ना। सब कुछ सेट हो जाता है आपस में। देन इनसाइडर ट्रेनिंग एंड मैनिपुलेशन ऑफ शेयर प्राइजेस, बहुत अच्छा एग्जांपल, सबने स्कैम 1992 तो देखी ही होगी, है ना, हर्षद मेहता स्कैम। तो वो क्या था, यही था। देन कार्टलाइजेशन एंड मैनिपुलेशन ऑफ मार्केट्स, कोई भी चीज़। देन लॉबिंग विद द गवर्नमेंट फॉर फेवरेबल पॉलिसीज़, है ना। अब भैया ऐसा हुआ कि यहाँ पे एक कंपनी आनी थी इस एरिया में, लेकिन इसमें हल्का सा यहाँ जंगल था प्रोटेक्टेड एरिया में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि इस प्रोटेक्टेड एरिया इस एरिया को प्रोटेक्टेड एरिया से निकाल दिया, प्रोटेक्टेड एरिया अब यहाँ से रह गया। तो क्या हुआ, ये फेवरेबल बन गई कंपनी के लिए, ठीक है। तो बैलेंस करना पड़ता है, देखो गलत और सही तो कुछ नहीं है, लेकिन आपको बैलेंस करके चलनी पड़ती हैं चीज़ें, ठीक है। और सही और गलत के तराजू में भी हर चीज़ को नहीं तोला जा सकता, ठीक है। देन एथिकल इंटरेस्ट डिलेमास हमने देखा। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, एक्चुअली कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी कई बार, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पार्ट है एथिकल डिलेमा के। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से कई बार आप एथिकल डिलेमा फेस कर सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। दस अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट एग्जिस्ट व्हेन 2 or more कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट रिलेट टू एन एक्टिविटी बाय एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। क्या होगा, 2 or more कॉन्ट्राडिक्टरी इंटरेस्ट, आपके इंटरेस्ट हैं लेकिन वो कॉन्ट्राडिक्शन में है, ठीक है। आप जो है इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसमें कि आप खुद ही एक अक्यूज्ड हैं, ठीक है। तो आपको इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप एक इंटरव्यू पैनल हेड कर रहे हैं, आपको पता है कि आपके चाचा का भतीजे की बेटी का बेटा वहाँ पे इंटरव्यू देने आया है, तो आपको वो इंटरव्यू लेना चाहिए या नहीं चाहिए। ये सब प्रॉब्लम्स अब आपने कई बार देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट जज रिक्यूज़ कर लेते हैं अपने आप को हियरिंग से, क्योंकि क्या होता है कि जो अब लॉयर्स ही जज बनते हैं। अब जब वो लॉयर्स है तो उन्होंने उस कंपनी को रिप्रेजेंट किया हुआ होता है, तो अब उनसे तो भैया स्ट्रिक्ट इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी की एक्सपेक्टेशन है। अब उन्हें लगता है कि यार ठीक है, अब हो सकता है कि अब जब कंपनी को उन्होंने रिप्रेजेंट किया होगा तो कंपनी ने उनसे दोस्ती भी होगी, 4 लोगों से पैसे भी दिए होंगे, तो वो रिक्यूज़ कर लेते हैं एट टाइम्स, है ना। तो यही सब डिलेमा अब वो क्या है, कई बार लोग नहीं करते। अब जैसे एक जस्टिस रंजन गोगोई के टाइम पे क्या हुआ, उनका एक बहुत बड़ा मतलब उनको क्यों क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि उन्होंने जो कंप्लेन थी बाय द लेडी उसको खुद ही जब जांच कर रहे थे तो उसके वो खुद ही मेंबर बन गए, उस बेंच के वो खुद मेंबर थे, तो उनको जो है क्रिटिसाइज़ किया गया कि सर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। कल करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, ही वॉज द चीफ जस्टिस, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, है ना, बट ही इज़ द बॉस और बॉस इज़ ऑलवेज राइट। तो आप जो है, लेकिन उन्होंने भी डिलेमा तो फेस किया ही होगा ना, कि उन्हें भी लगा होगा यार मैं छोड़ूँ ना छोड़ूँ। बाकी उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो उनकी समझ है, उस किस समझ पर उन्होंने लिया, बट ऐसा हुआ था, ठीक है। नाउ
कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैपन्स इन मैनी वेज व्हेन प्रोफेशनल ड्यूटीज हैव रिलेशन विद पर्सनल ड्यूटीज। ज़्यादातर ये प्रोफेशनल और पर्सनल के बीच में ही आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। नाउ हाउ दिस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैन बी अवॉइडेड? नाउ इट कैन बी अवॉइडेड थ्रू न्यूट्रलिटी एंड इम्पार्शियलिटी। अभी हम आगे 2 मिनट बाद देखेंगे इन दोनों के बीच में फ़र्क क्या। कीपिंग पब्लिक एंड प्राइवेट अफेयर्स सेपरेट, है ना। इसीलिए जो है होम कैटर जल्दी से होम कैटर नहीं दिया जाता है। ये हो सकता है यार, जब आप मान लिया एक जगह एनक्रोचमेंट है, आपके चाचा जी ने ये एनक्रोचमेंट गलत कर रखी है, ठीक है, तो आपको एनक्रोचमेंट तोड़नी पड़ेगी ना। तो दूसरों की एनक्रोचमेंट रहेगी तो आपको तोड़ने में आसानी होगी। चाचा जी की तोड़ेंगे तो हो सकता है चाचा जी आपसे नाराज हो जाएं, है ना। इसलिए होम कैडर्स नहीं दिए जाते हैं। तो दैट्स हाउ गवर्नमेंट ऑल्सो हेल्प्स यू इन कीपिंग प्राइवेट एंड पब्लिक स्पेस सेपरेट। फिर आप ट्रांसपेरेंट रह सकते हैं कि हाँ भाई देखो मैंने ये काम किया, मैंने ये काम ऐसे ऐसे किया, ठीक है। देन डिमिटिंग ऑफिस फॉर सम टाइम और सीकिंग ट्रांसफ़र कि यार ठीक है, मैं उस एरिया में सब मुझे जानते हैं, तो मेरे लिए वहाँ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, या मैं हो सकता है बायस हो जाऊँ, तो मैं अभी उनको ट्रांसफ़र दे दूँ। और गिविंग अंडरटेकिंग टू द गवर्नमेंट ऑल्सो, है ना। तो ये सब आप कर सकते हो। देन अब कॉन्फ्लिक्ट देखते जाएंगे हम वैल्यूज़ में, ठीक है। तो पहली है लॉयल्टी वर्सेस मेरिट ऑब्जेक्टिविटी ट्रूथ में, कि आपको लॉयल रहना है या आपको मेरिट ऑब्जेक्टिविटी ट्रूथ करना है। ऑफ कोर्स आपको मेरिट ऑब्जेक्टिविटी और ट्रूथ में जाना है। लॉयल्टी अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है कि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप में इंडिया में काम कर रहे हैं, है ना। इंडिया एक डेमोक्रेसी है जहाँ पे कि इलेक्टेड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव है या इलेक्टिव एग्जीक्यूटिव है। अब उनके जो इंटरेस्ट हैं वो अलग है, आपके जो इंटरेस्ट हैं अलग है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग है, आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो अलग है। जो बात उनको आपको जो अचीव करना है और जो उनको अचीव करना है उसमें डिफरेंस है, तो ऑफकोर्स ही बात है बात भी अलग अलग होंगे, है ना। नाउ ऐसा नहीं कि आपको उनकी बात नहीं माननी है, बट बिकॉज यू आर ऑब्लाइज टू फॉलो गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रियल ऑर्डर। नॉन ओबीडियंस करोगे तो हो सकता है आपके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन हो जाए। बट आपको लॉयल भी रहना है, लेकिन लॉयल कैसे रहना है? आपको एकदम मतलब अपना जो मन है, आपसे पूछा गया कि आप बताइए कि अगर हम ये कॉलोनी तोड़ेंगे तो सही है या गलत है। तो आपको ये नहीं देखना है कि हाँ सर अगर हम तोड़ देंगे तो हो सकता है आप इलेक्शन हार जाओ। आपको ये देखना है कि हाँ सर तोड़ेंगे, हम उन लोगों को वहाँ उनको कहीं और ले जा सकते हैं, विस्थापन कर सकते हैं, उनको नई कॉलोनी दे सकते हैं, यहाँ पे एक अच्छा कॉलोनी बना सकते हैं, लोग पार्क बना सकते हैं, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बना सकते हैं। तो आपको उस चीज़ पे अपनी जो फेयर एडवाइस देनी है, आपको मीडिएटरी एडवाइस देनी है। ऐसा नहीं कि आप एक्सट्रीम पकड़ लो कोई भी, है ना, कि जो सरकार चाह रही है हाँ सर आप ऐसा कर लो, या आप एकदम ही अगेंस्ट हो गए कि नहीं ये ऐसा तो करना ही नहीं है ना। जो भी आपको सही लगता है आप सही चीज़ बताएं, ठीक है। लेकिन एट टाइम्स मेरिट जो है, मेरिट को होल्ड करें, मैं तो यही बोलता हूँ, ठीक है। नाउ एग्जांपल देख लेते हैं। नाउ मिनिस्ट्री ने क्या किया, ऑर्डर इशू कर दिया, है ना। अब आपको लगता है कि वो ऑर्डर पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट है, अगर उस ऑर्डर से पब्लिक ऑर्डर जो है इफ़ेक्ट हो सकता है ना, तो आप क्या करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, आपको ट्रूथफुल रहना है, आपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है आपको उसको पूरा करना है, आपको पब्लिक ऑर्डर को होल्ड करना है, ठीक है। क्योंकि आपने यार एक थिंक टैंक है, आपसे लोग इम्प्रेस होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एंटी-सीएए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के जो विद्रोह थे या उसके खिलाफ जो भी प्रदर्शन चल रहे थे, तो मैंगलोर में क्या हुआ, पुलिस फायरिंग हो गई। अब पुलिस फायरिंग हो गई, आपको पता है कि उस पुलिस फायरिंग में 2 लोग मारे गए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से जब मांगा गया स्टेटमेंट, तो उन्होंने कहा कि ये 2 लोग दंगई थे और अनसोशल एलिमेंट्स थे, और ये आपस में अनसोशली एलिमेंट्स आपस में लड़ते लड़ते मर गए। बट आपको पता है कि वो पुलिस फायरिंग में मरे, तो आप डीएम में मीडिया आपके पास पहुंच गई, बोले कि सर ये 2 व्यक्तियों की जो मृत्यु है वो कैसे हुई। तो आप क्या करेंगे, आप मिनिस्ट्री के अगेंस्ट जाएंगे या आप सच बताएंगे, ठीक है। तो यही है कि आपके पास करेज ऑफ कन्विक्शन होना चाहिए टू स्पीक ट्रूथ। जो भी सच है आप सच बोलें, चाहे आप मीटिंग में बैठे हो अपने सीनियर के साथ या आप मीडिया से बात कर रहे हो, ठीक है। और कोई भी आपको, जैसे एक कोई सुपीरियर है, आप सबॉर्डिनेट है, उसने आपको कोई ऑर्डर दे दिया, आपको लगता है कि वो सही नहीं है या वो पब्लिक गुड में नहीं है, तो आप उसको फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे। तो क्या होता है कि मैक्सिमम टाइम पे जो ऑर्डर सही नहीं होते हैं वो ओरली दिए जाते हैं, तो आप एक रिटर्न ऑर्डर की रिक्वेस्ट मांग सकते हैं, और ये एक सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव भी है, ठीक है। बट कभी कभार आपको सुपीरियर के ऑर्डर भी मानने पड़ते हैं,
क्योंकि लार्जर इंटरेस्ट में वो स्टेबिलिटी लाएगा गवर्नेंस में। अगर तो ऐसा है कि वो स्टेबिलिटी ला रहा है गवर्नेंस में, तो आप मान लें, ठीक है। तो आपको मैंने क्या बोला, ऐसा एंड कोई नहीं है कि आप एक तार रस्सी पकड़ के चल सकें, आपको बैलेंस के लिए स्ट्राइव करना है, ठीक है। देन न्यूट्रलिटी वर्सेस इम्पार्शियलिटी देख लेना। अब इस डायग्राम में थोड़ी सी गलती हो गई है, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा लिखा गया बाद में, थर्ड पॉइंट इसका, बट देख लेते हैं। देखो न्यूट्रलिटी जो होती है थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा रूल्स एंड लॉ बेस्ड है। वो न्यूट्रलिटी आपको बोलता है जो लॉ है, जो रूल है, आप उसको फॉलो करें, ठीक है। बट इम्पार्शियलिटी क्या बोलता है कि आपका जो बिहेवियर है वो अनबायस्ड होना चाहिए और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके बिहेवियर से डिस्क्रिमिनेशन या बायसनेस झलके, ठीक है। लेकिन न्यूट्रलिटी में क्या होता है कि विजडम, क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग या इनोवेशन जो है डिस्करेज की जाती है, क्योंकि थोड़ा सा ये रूल्स एंड लॉ बेस्ड है। बट यहाँ पे इम्पार्शियलिटी में ये चीज़ को इनक्रेज किया जाता है। इसीलिए क्या होता है कि इट्स लीड्स टू मेंटल ग्रोथ। न्यूट्रलिटी में थोड़ा सा मेंटल पैरालिसिस आ जाता है, ठीक है। इट लीड्स टू मेंटल पैरालिसिस, ठीक है। और ये फीचर किसका है, ये थोड़ा सा वेबेरियन, मैक्स वेबर का फीचर है। इम्पार्शियलिटी थोड़ा सा नया फीचर है। इट इज़ अ फीचर ऑफ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, है ना। ये हम डायग्राम सही करके लाएंगे, थोड़ा सा गलत है अभी, है ना। विल डिस्कस विद द टीम एंड गेट इट डन। बट ये आप समझे आप, है ना। थोड़ा सा न्यूट्रलिटी जो है रूल बेस्ड है। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू जी की बात भी अभी हम करेंगे। उन्होंने कहा था कि यार न्यूट्रलिटी अगर हम इम्पार्शियलिटी अप्लाई नहीं कर पाए, न्यूट्रलिटी जो है ना, तो वो सिविल सर्विसेज या ब्यूरोक्रेसी को जो है फॉसिलाइज कर देगा, है ना, उसका कंकाल बना देगा। वो मतलब कुछ काम की रह नहीं जाएगी, ठीक है। इम्पार्शियलिटी क्योंकि रूल बेस्ड, लॉ बेस्ड है, तो ये इस एक प्रकार की लॉ वर्सेस कंसाइंस या क्वांटिटी वर्सेस क्वालिटी का डिबेट भी यहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हैं। मतलब वैसे ही हो गया, आप लॉ वर्सेस कंसाइंस, है ना। लॉ क्या हो गया, न्यूट्रलिटी हो गई, कंसाइंस क्या हो गया, इम्पार्शियलिटी हो गई, ठीक है। और क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी का भी आ गया डिबेट, है ना। नाउ द डिबेट इज़ वेदर ह्यूमन शुड मेक डिसीजन एज पर लॉ इवन इफ दे नो दैट दे कैन मेक बेटर डिसीजन। मतलब आप विजडम का इस्तेमाल कर सकते हो, है ना। अब देखो यार, लॉज तो कब के बने हुए हैं, 100-150 साल पुराने। आज जो सिनेरियो है वो चेंज हो चुका है, आज की जो चीज़ें हैं वो चेंज हो चुकी है। आप आज का जो सिचुएशन है या सीन है वो पूरा चेंज है। आपको जो डिसीजंस लेने हैं वो आज की सिचुएशन के अकॉर्डिंग लेने हैं। लेकिन जो आपके लॉज बने हुए हैं वो आपके 150-200 साल पुराने बने हुए हैं। उस टाइम की जो सोच थी या उस टाइम की जो सोसाइटी थी उसके हिसाब से बने हुए हैं। और हो सकता है कि एट टाइम्स वो जो टूल्स हैं आपके, जो आपको हेल्प करें सॉल्व करने में, वो हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम आ जाए, है ना। हो सकता है कि आप उससे सॉल्व ही ना कर पाएँ। आपको लगे यार इससे बेटर सॉल्यूशन तो मेरे पास है, लेकिन क्योंकि लॉ वो कहता है तो आपको वो फॉलो करना पड़े। क्योंकि लॉ तो जो है आउटडेटेड होते जा रहे हैं, ठीक है। इनफैक्ट जवाहरलाल नेहरू सेड दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी विल रिजल्ट इन द फॉसिलाइजेशन ऑफ द सिविल सर्विसेज। इसलिए यूनाइटेड स्टेट्स में कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रलिटी के फॉलो ना करते हुए इम्पार्शियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, क्योंकि ये इनोवेशन को प्रमोट करता है, ये विजडम को प्रमोट करता है, ठीक है। नाउ humans acts per the law but humanity cannot advance if human restricts themselves to law, है ना। ह्यूमैनिटी को आप प्रमोट नहीं कर सकते अगर हम हर चीज़ लॉ बेस्ड चलने लगे, क्योंकि अगर आप इनोवेशन और चेंज नहीं करेंगे, जो इम्पार्शियलिटी, जो न्यूट्रलिटी में नहीं कर पाएंगे, तो आप कुछ भी ज़्यादा बड़ा अचीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। Therefore, civil servants face a dilemma because not acting, अब जैसे यहाँ पे CA जहाँ लिखा है उसका मतलब सिविल सर्वेंट है, ठीक है। Not acting as per law, they may face punishment and applying wisdom also sometimes invite punishment। जैसे SC गुप्ता जी थे या अरुण शौरी जी थे। अब अरुण शौरी जी ने इन्वेस्टमेंट को लेके इतने अच्छे डिसीजन दिए, लेकिन आज भी उनको उस चक्कर में कोर्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, कोर्ट में बुलाया जाता है, कई बार वो ह्यूमिलिएट होते हैं, ठीक है। तो SC गुप्ता जी के साथ भी वैसे ही हुआ, है ना। वो जो इंटीग्रिटी और विजडम उन्होंने फॉलो करी, उन्होंने बोला कि यार, लेकिन वो लॉ फॉलो नहीं किया। अब लॉ के अकॉर्डिंग तो गलत हो गए, लेकिन हाँ मॉरली हो सकता है वो सही हो, और जो उन्होंने डिसीजन लिया वो अच्छे के लिए लिया हो, लेकिन क्योंकि आप लॉ के अगेंस्ट या लॉस में गलत है तो आपको पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं है कि आपको जो है पूरा ही फ्री हैंड दे दें, ठीक है। आपकी जो डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए थोड़ी क्वालिटी वाली होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि आप लॉ को बिल्कुल फॉलो ना करें। आपको जो है दैट सॉल्यूशन लाइज इन, आपको थोड़ा सा कल्चर ऑफ इनोवेशन लाना है आपको, या सरकार को, जिसको भी जो सेटअप है उस या जो सिस्टम है उसको एक कल्चर ऑफ इनोवेशन लाना है, लेकिन एट दैट सेम टाइम थोड़ी सी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी देनी है ना।
आपको जो है सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बोनाफाइड एरर क्या है और मैनाफाइड एरर जो है उसके बीच में अगर आप डिफरेंस पैदा कर पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। दो की पैदा करना आसान नहीं है या बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बट बोनाफाइड एरर और मैनाफाइड एरर में क्या डिफरेंस है ना। कोई एरर बोनाफाइड है, हाँ यार ठीक है यार, मतलब काम इस बंदे की इंटेंशन सही थी, ये सही काम कर रहा था, लेकिन इससे गलती हो गई, तो ये हो गया बोनाफाइड एरर। आपने सोच के ही गलती करी तो वो हो गया मैनाफाइड एरर, कि आपने यार आपको पता था कि इसका रिजल्ट ये होगा तब भी आपने ये काम किया। तो जब डिफरेंस करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर डिफरेंस कर पाएँ तो ये बेटर रहेगा। और बोनाफाइड एरर अलाउड होने चाहिए, मैनाफाइड एरर बिल्कुल अलाउड नहीं होने चाहिए, ठीक है। Now, leadership should encourage innovation in decision making, of course. Then, anti-corruption institutions, including judiciary, should have a finer aspects of understanding कि बोनाफाइड एरर क्या है और मैनाफाइड एरर क्या है। इनफैक्ट कंडक्ट रूल, जो सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल है 1964 के, does have provision to make competent decisions beyond the law, that is application of wisdom in decision making, ठीक है। Still, neutrality remains an important principle, such as All India Service Rule 2014. Adherence to neutrality is essentially, otherwise that will create a administrative chaos, ठीक है। तो ये 2014 में रूल्स बने, वो भी न्यूट्रलिटी को जो है सर्वे सर्वा मानते हैं, लेकिन अब जो है समय आ चुका है कि हम इम्पार्शियलिटी पे ध्यान दें। देन डेमोक्रेटिक एटीट्यूड वर्सेस ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड। अब डेमोक्रेटिक एटीट्यूड जो है वो किससे रिलेटेड है? डेमोक्रेटिक वैल्यू से, सच एज लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस। ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड जो है इट इज़ रिलेटेड विद बीइंग मोर रूल्स बेस्ड, मोर प्रोसेस ओरिएंटेड, मेरिट बेस्ड, ऑब्जेक्टिविटी, है ना, स्ट्रिक्ट सबॉर्डिनेट सीनियर की भाई जो सीनियर ने कह दिया वो होगा नहीं होना है, इम्पर्सनल होना है आपको, न्यूट्रलिटी, ये सब जो है ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड है, और कई बार ये आपस में टकराते भी हैं, ठीक है। नाउ कन्फ्लिक्ट हो गई, क्योंकि कई बार रूल्स में और पब्लिक इंटरेस्ट में कन्फ्लिक्ट होगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट क्या है? डेमोक्रेटिक वैल्यू है, लेकिन रूल्स एंड प्रोसीजर क्या है? ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू है, ठीक है। सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन क्या है? डेमोक्रेटिक वैल्यू है, सेंट्रलाइजेशन जो है ब्यूरोक्रेटिक वैल्यू है, तो इनमें कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। देन कंट्रोल एंड कमांड एंड डेमोक्रेटिक लीडरशिप, वही कहानी है ना। तो कन्फ्लिक्ट जो है इनमें भी आपस में, अब दोनों, अब मैं बोलूँगी कौन सी वैल्यू सही है, आप बोलोगे वैल्यू तो दोनों सही है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल्स भी होने चाहिए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि शुरू से आपको बैलेंस करते हुए चलना है, ठीक है। बिकॉज द कन्फ्लिक्ट इन ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड फॉलोज रूल्स एंड प्रोसीजर, इट हैज़ क्लैरिटी इन एक्शन बट डिले इन एक्शन, ठीक है। जब ब्यूरोक्रेटिक एटीट्यूड होगा तो क्लैरिटी होगी एक्शन में, बट डिले होगा, ठीक है। नाउ अगर ब्यूरोक्रेसी जो है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड फॉलो कर लेती है तो देयर मे बी नॉट बी क्लैरिटी इन एक्शन बट डिफिकल्ट टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जल्दी हो जाएगा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले किसकी थी ये नहीं पता लग पाएगा, है ना। अकाउंटेबिलिटी विल टेक अ बैक सीट इन दिस। तो प्रॉब्लम तो हर जगह है। नाउ क्योंकि सिविल सर्वेंट्स हैज़ टू एग्जीक्यूट पॉलिसी एंड लॉ, सिंस इन सोसाइटी देर आर मैनी प्रॉब्लम्स वेयर सिविल सर्वेंट्स ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, when he starts to solve this problem it will leads conflict with the representatives of the problem। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट थे कोजी की कोर्ट के, प्रशांत नायर, बहुत फेमस बंदे हैं, इनके बारे में पढ़िएगा, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। तो उन्होंने एक ऑपरेशन सूर्यवानी और सब्रगिरी इन्होंने एक चलाया, तो इनकी कॉन्फ्लिक्ट हो गई किससे? लोकल पॉलिटिकल लीडर्स से, है ना। तो अभी क्या करते हैं, तो क्या किया होगा इन्होंने, है ना। तो क्या ही कर सकते हैं इसमें, आपको एट टाइम्स बैलेंस करके चलना पड़ता है, क्योंकि आपको पॉलिटिकल लीडर्स को भी खुश करना है और आपको काम भी करना है सोसाइटी के लिए, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे क्वेश्चन यही उठता है कि आप ब्यूरोक्रेसी को डेमोक्रेटिक कल्चर होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर होना चाहिए। देखो मिक्स होना चाहिए दोनों का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिक कल्चर नहीं होना चाहिए, ब्यूरोक्रेटिक कल्चर नहीं होना चाहिए। कई जगह 50-50 चल जाएगा, कई जगह 60-40 चलेगा, कई जगह 70-30 चलेगा, किसी ने 80-20 चलेगा, कई जगह 90-10 चलेगा, लेकिन चलेगा आपस में मिक्स करके, ठीक है। क्योंकि स्कूल तो दोनों ही हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि हाँ भाई ब्यूरोक्रेटिक इफेक्टिवनेस होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेटाइजेशन होनी चाहिए। पूरा कभी भी कहीं नहीं होगा। 10 जो कॉन्फ्लिक्ट है रूल्स वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट की, क्योंकि डेमोक्रेसी इज रूल्ड बाय पब्लिक एंड रूल्स हैव बीन मेड टू सर्व पीपल, बट मेनी टाइम्स रूल्स बिकम द बेसिस ऑफ डिनाइंग सर्विस ऑफ द पीपल। इससे एग्जांपल देते हैं हम आपको, जैसे टारगेटेड पब्लिक डिलीवरी सिस्टम जो हमारा राशन वगैरह मिलता है, उसमें क्या कि आधार कार्ड मैंडेटरी करती है कि आपको आधार कार्ड चाहिए ही चाहिए। अब झारखंड में कुछ लोगों के पास आधार कार्ड नहीं था। देखो जो
इंटरेस्ट है या जो सॉरी जो ऑब्जेक्टिव है पब्लिक पॉलिसी का, वो वेलफेयर है पीपल का। अगर आप वही नहीं अचीव कर पा रहे हैं तो उन लॉज का, उन पॉलिसी का कोई फ़ायदा नहीं है। अब आपने आधार को लिंक कर दिया TPDS से, आपने बोला कि आधार के बिना राशन नहीं मिलेगा, ठीक है, लॉ तो ये बोल रहा है। अब क्या हुआ कि कुछ लोग आए, लोगों के पास आधार कार्ड था नहीं, लोगों ने बोला हमें राशन दे दो। आपने कहा कि नहीं भाई, हम तो दे नहीं सकते, ये रूल है। अगर आप अपनी विजडम अप्लाई करते तो बोलते यार ठीक है, बाद में ले आना, अभी मैं दे दे रहा हूँ, है ना। तो आपको वो सॉल्यूशन लाना है। अब उस चक्कर में कई लोग मर गए भूख से, तो आपने क्या अचीव किया? कुछ भी नहीं, आप ज़ीरो हो गए यहाँ पे। तो ऐसा भी नहीं करना है आपको। तो कई बार आपको लॉ के जो कन्फाइंस हैं उससे बाहर जाके भी काम करना पड़ता है, ठीक है। देन अगली जो वैल्यूज़ हैं जिनमें कन्फ्लिक्ट है वो है ट्रांसपेरेंसी, कि कैसे आप जो है भाई, ट्रांसपेरेंसी का मतलब खुलापन एकदम, कि भाई मैंने देखो ऐसे काम किया। और कॉन्फिडेंशियलिटी, दोनों ही इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि आपके पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन ऐसी रहेगी जो आपको कॉन्फिडेंट रखनी है ना। अगर बजट लीक हो जाए एक दिन पहले तो मार्केट में क्या बवाल मच जाएगा, है ना। इसलिए बजट को जो कॉन्फिडेंशियल रखना पड़ता है। अब ऐसा थोड़ा ना कि बजट किसी को पता ही नहीं होगा, क्योंकि वो इतने सारे डिस्कशन और डेलिब्रेशन को पता होता है, तो उसके कुछ पार्ट तो हर किसी को, कुछ लोगों को पता होता है, और पूरा बजट भी कई लोगों को पता होता है। लेकिन वो लोग सिविल सर्वेंट्स होते हैं, और उन सिविल सर्वेंट्स क्या होते हैं, वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं। तो आपको एट टाइम्स दोनों चीज़ें मेंटेन करनी है, ठीक है। तो ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी सी फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं, है ना। नॉट ट्रांसपेरेंसी रेफर्स टू एन एनवायरनमेंट इन विच द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पॉलिसी, इट्स लीगल, इंस्टीट्यूशनल एंड इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, पॉलिसी डिसीजंस एंड देयर रैशनल डाटा इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज एंड द टर्म्स ऑफ एजेंसीज अकाउंटेबिलिटी आर प्रोवाइडेड टू द पब्लिक इन अ कॉम्प्रिहेंसिव, एक्सेसिबल एंड टाइमली मैनर। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ OECD की जो कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट की जो डेफिनेशन है वो बोलती है। क्योंकि RTI अब 2005 में अडॉप्ट हो गया था, तो ट्रांसपेरेंसी क्या उसने प्रमोट किया, उसने ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करी। अब जब आप ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करते हो तो आपको ऑटोमेटिकली अकाउंटेबिलिटी प्रमोट हो जाती है, क्योंकि जब आपको पता लगने पड़ेगा कि किसने क्या डिसीजन लिया, तो आप लोगों को अकाउंटेबल ठहराना शुरू करोगे। बट सिविल सर्वेंट जो होते हैं वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट से भी बाउंड होते हैं, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है उन्हें कॉन्फिडेंशियल रखनी पड़ती है। बट RTI का बहुत सारे क्षेत्र में जो है ओवर राइडिंग हुआ है। बट एक सेक्शन 8 अगर आप जाके देख सकें RTI का, तो वहाँ पे थोड़ा सा RTI थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। वहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि RTI के पास ओवर राइडिंग वैल्यूज़ नहीं है, ठीक है। नाउ RTI की जो ओवर राइडिंग पावर है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पे, एविडेंस एक्ट पे, वो कई बार प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं कि भाई हो सकता है कोई इन्फॉर्मेशन जो है बहुत सेंसिटिव हो, वो पब्लिक डोमेन में नहीं आने में। लेकिन अब ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ओवर द टाइम विद दी कोर्ट्स रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड कोर्ट्स की जजमेंट्स के थ्रू बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। देखो, हर चीज़ को जो है बैलेंस करना पड़ता है, हर चीज़ पहले दिन से ही परफेक्ट नहीं होती, उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है ओवर द टाइम, ठीक है। नाउ जैसे अब कैसे बैलेंस करोगे ऑफिशियल सीक्रेट एविडेंस एक्ट को और जो विसल ब्लोइंग एक्ट है 2014 को? आपको पता है कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से बाउंड हो, तो आप क्या करोगे? तो ये क्या कर देगा, एक एथिकल डिलेमा पैदा कर दिया आपके अंदर, ठीक है। इनफैक्ट जो कंडक्ट रूल्स हैं 2014 के ऑल इंडिया सर्विसेज के, वो कहते हैं कि ट्रांसपेरेंसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी बोथ आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज ऑफ ए सिविल सर्वेंट, है ना। कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है कि इट इज़ अबाउट कीपिंग एनी इन्फॉर्मेशन सीक्रेट और नॉट डिस्क्लोजिंग, है ना। आपको अपने बात जो आपको पता है, ठीक है, अच्छी बात है, आपको पता है, लेकिन आपको वो बात अपने तक रखनी है। इट इज़ नॉट टू मेंटेन सीक्रेसी बट रादर इन्फॉर्मेशन विच मे बी इंपॉर्टेंट विच द गवर्नमेंट मे डिस्क्लोज इन फ्यूचर। हो सकता है जैसे US में क्या है कि कुछ फाइलें जो है 20 साल के बाद पब्लिक कर दी जाती हैं, लेकिन 20 साल के बाद की जाती हैं, लेकिन उतने टाइम तक तो उसको कॉन्फिडेंशियल रखना ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कमेटी कोई पेपर प्रिपेयर करती है इंडिया में, है ना, या कमेटी की रिपोर्ट होती है, कमेटी से रिपोर्ट मांगी जाती है, तो जब तक वो सबमिट नहीं हो जाती तब तक वो क्या बोलते हैं पब्लिक डोमेन में नहीं आती है, ठीक है। कई बार वो लीक हो जाती है तो फिर डेंट पड़ता है, एक गलत बात बोली, वो माना जाता है कि भाई सही नहीं है वर्किंग कमेटी की, है ना। इन्वेस्टिगेशन जब होती है तो इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो भी रिवील नहीं करना हो सकते, तो कॉन्फ्लिक्ट है, ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी में कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। और डिलेमा कैसे होता है, कई बार ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करोगे तो आपके ऊपर डिसिप्लिनरी ऑफेंस हो जाएगा, और अगर आप ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट नहीं करोगे तो वो एक डेमोक्रेटिक ऑफेंस हो जाएगा। लेकिन डेमोक्रेटिक ऑफेंस के लिए आपको जेल ली होती है, ठीक है। तो लोग कोशिश करते हैं कि भाई ठीक है, हमारे ऊपर डिसिप्लिनरी जांच ना हो,
हम बाकी मैनेज कर लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन किस चीज़ में कि देयर शुड बी क्लियर क्लासिफिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कि भाई कौन चीज़ डोमेन पब्लिक डोमेन में जानी है, कौन चीज़ पब्लिक डोमेन में नहीं जानी चाहिए, ठीक है। पर्सनल इंफॉर्मेशन ऑफिसर जो कि RTI एक्ट में शुड बी इन्फॉर्म इन एडवांस अबाउट द कैटेगरी ऑफ इंफॉर्मेशन कि कौन सी जाएगी या कौन सी नहीं जाएगी, आप पहले ही रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसको जो है आप स्टैट्यूटरी प्रोविजंस भी ला सकते हैं या स्टैट्यूटरी बैकिंग भी दे सकते हैं। एंड अगर कुछ गलत हो जाए तो यू कैन ऑलवेज देयर शुड बी अ इफेक्टिव ग्रीवन रेड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है। देन लॉ वर्सेस कंसेंस या लॉ वर्सेस एथिक्स, है ना, ये हमने वहाँ पे भी देखा था थोड़ी देर पहले अभी इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी में जब हम बात कर रहे थे, है ना। तो अब क्या है कि लॉ वर्सेस कंसेंस क्या है, हमारी एथिक्स से ही आती है ना। एथिक्स जो है कंसाइंस से ही तो बनते हैं, कंसाइंस पार्ट है एथिक्स का, तो उसको भी रिलेट कर लेते हैं, है ना। तो लॉज क्या है, दे आर सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, बट एथिक्स क्या है, दे आर सेट ऑफ काइंड ऑफ गाइडलाइंस जो अंदर से आती हैं, ठीक है। लॉ इज क्रिएटेड विद एन इंटेंट टू मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड पीस इन द सोसाइटी एंड प्रोवाइड सिटीजन्स टू प्रोटेक्शन टू ऑल इट्स सिटीजन्स, है ना। एंड एथिक्स आर मेड टू हेल्प पीपल टू डिसाइड व्हाट क्या सही है एंड क्या गलत है एंड कैसे आप एक्ट करें आगे, है ना। लॉ हैज़ अ लीगल बाइंडिंग, एथिक्स डू नॉट हैव अ लीगल बाइंडिंग। लॉ जो होते हैं एक्सटर्नल होते हैं, एथिक्स जो होते हैं इंटरनल होते हैं, है ना। Thus conscience and or ethics are related with the quality of decision making based on knowledge, ethical standard, wisdom. Law is enacted by the state in a broad sense, है ना। और कई बार इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है क्योंकि लॉ जो है आउटडेट होते जाते हैं और सोसाइटी जो है ज़्यादा तेज मूव करती है लॉ से, ठीक है। जैसे एग्जांपल है सेक्शन 377 ऑफ द IPC, ठीक है। कई बार जैसे RTI और विसल ब्लोअर जो लॉ है उनमें आपस में कन्फ्लिक्ट है ना, कि भाई क्या चीज़ रिवील करनी है। किसी ने RTI में यही मान लिया कि मेरी शिकायत किसने करी करप्शन की, तो RTI तो बोलेगा कि नहीं इन्फॉर्मेशन, तो विसल ब्लोअर एक्ट बोलेगा कि नहीं यार उसका नाम मत रिवील करो, तो उसे मार देगा, है ना। एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस से लॉ कई बार डील नहीं करता है। जैसे 10-year-old रेप सर्वाइवर फ्रॉम चंडीगढ़ वॉज फोर्स्ड टू गिव बर्थ आफ्टर द कोर्ट्स डिसअलाउड एन अबॉर्शन, है ना। सेक्शुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स, है ना, रिमेन हॉस्टेज टू कॉन्फ्लिक्टिंग लॉज, है ना। अभी US में देखा आपने क्या हुआ, उन्होंने अबॉर्शन राइट्स छीन लिए दोबारा। अब उन्होंने कहा कि स्टेट जो है इनेक्ट करेंगे। तो सोसाइटी को जो है थोड़ा प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अब और प्रोग्रेसिव क्या है वो भी सोसाइटी को ही डिफाइन करना चाहिए वो अपने लिए, ठीक है। नाउ लेकिन आपको क्या होना चाहिए, एज अ सिविल सर्वेंट यू शुड टेक बेटर डिसीजन। आपको अपनी विजडम लगानी चाहिए। मैंने आपको बताया ना, अगर वहाँ TPDS में वो आधार कार्ड की जगह अपना बोलता कि बाद में जमा करता तो उन लोगों की जान बच सकती थी, लेकिन वहाँ पे विजडम लगाया गया, वहाँ लॉ लगाया गया। तो हर जगह लॉ भी जो है आपको जो है कई बार जो है लॉ आपको फेल करता है, ठीक है। ऑर्डर वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट की आपको आपके सीनियर ने या मंत्री जी ने ऑर्डर दिया और पब्लिक इंटरेस्ट क्या है, वहाँ पे कई बार कन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी इट इज़ रूल एंड ड्यूटी पॉइंट एंड दे आर सपोज टू एक्ट एज पर ऑर्डर, बट पब्लिक ऑर्डर इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेसी, बट इसको तो डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड पर कंटेक्स्ट एंड जनरल सिचुएशन इन जनरल मतलब हर सिचुएशन में वेरी करता है पब्लिक इंटरेस्ट। आज पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है कि आज अबॉर्शन राइट्स दे दें कोर्ट लोगों को, तो वो पब्लिक इंटरेस्ट हो सकता है 10 साल के बाद पब्लिक इंटरेस्ट चेंज हो जाए, अबॉर्शन राइट्स ले कोर्ट, तब वो पब्लिक इंटरेस्ट हो। तो सिचुएशनली और टाइम टू टाइम जो है पब्लिक इंटरेस्ट चेंज होता रहता है। 2 केस स्टडी भी ली हमने यहाँ पे आपके लिए, ठीक है। तो हुआ क्या कि जैसे आप इसको भी काली मूवी का जो बवाल चल रहा है ना, आप उससे इसको जोड़ के देखें तो क्या हुआ कि एक मूवी बनाई गई जो कि रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करती है या कोई भी सेंटिमेंट्स हर्ट करती है टू दिस सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। नाउ सेंसर बोर्ड उसे अलाउ कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है, राइट्स ऑफ थिएटर ओनर्स हैं, है ना। तो अब सुप्रीम कोर्ट भी उसे अलाउ करता है। अब एक बार जब सुप्रीम कोर्ट अलाउ कर देगा ना तो आपको सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर मानना ही पड़ेगा DM का। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी ऑर्डर दिया नहीं है, आप DM हैं, आप वो पिक्चर लगने देंगे या नहीं लगने देंगे, ठीक है। ऐसे ही हरियाणा में क्या हुआ था कि प्रोटेस्ट चल रहा था, उन्होंने आपको ऊपर से कॉल आया कि यार देखो ये मार पिटाई मत करो, इन्हें थोड़ा तोड़ फोड़ करने दो थोड़ा बहुत ज़्यादा, तो आप क्या करोगे, आप वो चीज़ होने दोगे या नहीं होने दोगे, है ना। तो आप ऑर्डर वर्सेस पब्लिक इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट में रहते हैं। देन ग्रेजुअल चेंज वर्सेस रेडिकल चेंज। कई बार भाई ग्रेजुअल चेंज हुआ कि ओवर द टाइम आपको चेंज करना चाहिए या एकदम आपको चेंज ला देना चाहिए। देखो अगर आप आराम से लाएंगे तो हो सकता है कि ये होगा कि आपको कम कॉन्फ्लिक्ट का सामना करें, बट आप अगर रेडिकल चेंज लाएंगे तो आपको जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा और पर्सनल हार्म भी हो सकता है कई बार आपको, है ना। तो
ग्रेजुअल मैं तो देखो ग्रेजुअल चेंज के उसमें ही रहता हूँ, ठीक है, बट एट टाइम्स कई बार ऐसा हो जाता है कि रेडिकल चेंज भी लाना पड़ता है आपको, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो है अच्छा ही काम करे, कई बार एग्रेशन गुस्सा भी काम करता है, ठीक है। बट मैंने आपको बताया था ना कि आपको कैसे चूज़ करना पड़ता है। एग्जांपल देखते हैं, civil servants should promote probity in governance, being part of the governance, for example being part of the system and promoting honesty and integrity in the system, और they should go for radical approach, example like whistle blowing, है ना। आपके पास कोई केस आया, ठीक है, अब आपको पता है कि मंत्री जी इसमें कुछ नहीं करेंगे, इसमें कोई कुछ काम नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि अगर मुझे इसमें कुछ करना भी है तो पहले मुझे इससे परमिशन लेनी पड़ेगी, उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, कोर्ट में जाएगा मामला, और ये जो है 10 साल का काम है। दूसरे बात आपका ऑप्शन है आप मीडिया के पास जाओ और आप सीधा उनके सामने बात रख दो, और हो सकता है इंस्टेंट जस्टिस हो जाए, उसका संज्ञान कोर्ट खुद ही ले लें। तो आपको ये क्या हो गया, ये रेडिकल स्टेप हो गया, थोड़ा ग्रेजुअल था, ठीक है, बट ये माना जाता है कि विसल ब्लोइंग शुड बी द लास्ट रिसोर्ट एज अ सिविल सर्वेंट, ठीक है। अब आप जो है एक सिविल सर्वेंट है, आपको लगातार ट्रांसफ़र हो रहा है, आप एक ऑनेस्ट इंटीग्रिटी वाले सिविल सर्वेंट हैं, आपका लगातार ट्रांसफ़र हो रहा है, लगातार आपको जो है डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको जो है अपने सीनियर के खिलाफ बोलना चाहिए या आपको ट्रांसफ़र सहते रहना चाहिए और अपना काम करते रहना चाहिए। तो पॉइंट यही है कि ठीक है आपको अपना काम करना है, बट आपको एक लिमिट से ज़्यादा, एक थ्रेशोल्ड से ज़्यादा उस चीज़ को टॉलरेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद ही इनजस्टिस टॉलरेट करेंगे तो लोगों के साथ कैसे जस्टिस करेंगे। तो आप अप्रोप्रिएट फोरम में जाएं, है ना, आप पहले डिपार्टमेंटल लेवल पे जाएं, वहाँ पे काम नहीं होता तो कैट और सेट पे जाएं, हाई कोर्ट पे जाएं और सुप्रीम कोर्ट पे जाएं, और अगर ये सब भी काम ना करें तो मैं तो बोलता हूँ अपना जॉब जो है आप या तो चले जाएं मीडिया के पास लास्ट में, या रिज़ाइन कर दें, या आप अपनी जो दिल की बात है वो फेसबुक पे लिख दें, लोग आपको, क्योंकि आप एक IAS ऑफिसर होंगे तो आपको लोग फॉलो कर ही रहे होंगे और वो पब्लिक डोमेन में बात पहुंच ही जाएगी। देखो जैसे रेडिकल अप्रोच में खेमका जी सीधा गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते थे मीडिया के सामने, चार्जशीट हो गई उनके खिलाफ, बट एक संजीव चतुर्वेदी थे, है ना, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर, उन्होंने थोड़ा सा डिसिप्लिन वेज अपनाया और गवर्नमेंट चैनल से गए, है ना, उन्होंने थोड़ा थोड़ा चेंज करने की कोशिश करी। तो कौन सही है कौन गलत है वो हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट ये 2 अप्रोच हैं और ये सिचुएशन डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी अप्रोच अपनानी है, ठीक है। बट फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडरेशन इन टू सिविल सर्वेंट्स व्हेन दे फेस एथिकल डिलेमा। सबसे पहले तो आपको होना चाहिए कि आपके पास इंटीग्रिटी आपकी हार्म नहीं होनी चाहिए, आपके पास सेल्फ कमिटमेंट होना चाहिए, आपके अंदर आपका जो वर्क है वो सेल्फलेस होना चाहिए, आपकी जो विजडम रिफ्लेक्ट होनी चाहिए, आप रूल ऑफ लॉ को मानते होने चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट में आपको वर्क करना है ना। अब देखो इनमें आपस में हमने अभी पढ़ा कि कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं जब कॉन्फ्लिक्ट आके तो आपको सॉल्व करें, हारमोनियसली सॉल्व करें, उसको कोशिश करें कि उनमें हारमनी है, और आप बिलीव में आप कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल लेंगे। डिस्कस करें लोगों से, देखें कैसे हो सकता है, कंडक्ट रूल्स फॉलो करें और आप देखें कि आपका कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन इज़ राइट और नॉट, ठीक है। और द कोर्स ऑफ एक्शन शुड बी जस्टिफाइड एंड विल बी टेकन इनटू कैटेगरी ऑफ बोनाफाइड एरर विच मे नॉट इनवाइट डिसिप्लिनरी एक्शन। तो अगर आपका एरर बोनाफाइड है तो लोग भी समझेंगे कि नहीं भाई, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। अगर आपकी इंटेंशन सही है और आप सही काम कर रहे हैं तो कोई आपको गलत ठहरा नहीं सकता, ठीक है। देन अकाउंटेबिलिटी वर्सेस ऑटोनॉमी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है कि आपने कोई काम किया, हाँ भाई पुल टूट गया, कौन अकाउंटेबल है, किसकी वजह से गिरा, कौन कौन अंदर जाएगा और किस किस की जिम्मेदारी थी पुल को सही रखने की, ठीक है। प्लेन क्रैश हुआ, किस किस की, या फ्लाइट सेफ्टी है ना, अभी देखा आपने स्पाइस जेट को नोटिस दे दिए, है ना, तो उनके 2 विमान एक ही दिन में ख़राब हुए, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है, उस कंपनी की अकाउंटेबिलिटी है, किसकी, पैसेंजर सेफ्टी की। तो पैसेंजर सेफ्टी की किसकी अकाउंटेबिलिटी है, स्पाइस जेट की एज अ होल। अब स्पाइस जेट इंटरनली डिसाइड करेगा कि भाई फ्लाइट सेफ्टी किसकी है, पायलट्स, वो उनका अपना इंटरनल मामला है, ठीक है। दस अकाउंटेबिलिटी एंड ऑटोनॉमी दोनों इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, और एज अ एडमिनिस्ट्रेटर आपको अकाउंटेबल भी रहना है और आपसे ऑटोनॉमी एट टाइम्स दी जाती है तो आपको उसको सही तरीके से यूज़ करना है। जैसे अंतरिक्ष डेवास डील थी, ठीक है। अब अंतरिक्ष क्या है, एक कमर्शियल आर्म है इसरो का, ठीक है। अब उससे ये देखा कि एफिशिएंसी तो बढ़ी उस इकोसिस्टम में, या स्पेस इकोसिस्टम में जो है एफिशिएंसी तो आई, बट अकाउंटेबिलिटी इफेक्ट हो गई, आप पकड़ नहीं पाए। ऐसे ही लोकल बॉडीज़ जब थी,
73rd 74th अमेंडमेंट से। तो जब डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग हुआ, लेकिन करप्शन भी आ गया। बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑटोनॉमी लीड्स टू करप्शन। जैसे अगर जब ऑटोनॉमी दी गई, तो अगर हम केरला का बहुत अच्छा एग्जांपल है, तो केरला लोकल बॉडीज़ ने बहुत अच्छा काम किया, है ना। राजस्थान में बहुत अच्छा काम हुआ, ठीक है। देन PPP प्रोजेक्ट्स वर ब्रॉट फॉर इनोवेशन इन कंट्री, बट क्रोनी कैपिटलिज्म हैज़ बीन इंक्रीज, है ना। लालची हो गए थोड़ा सा, ठीक है। गडकरी जी ने बोला कि ठीक है हम सीमेंट की रोड बनाएंगे और आप हमें सीमेंट प्रोवाइड करिए। तो सीमेंट मैन्युफैक्चर ने क्या किया, वो आपस में मिलकर उन्होंने कार्टेल बना लिया और सीमेंट के प्राइस इंक्रीज़ कर दिए। तो फिर गडकरी जी ने बोला कि कोई नहीं, देखते हम तारखुल की रोड बना लेंगे, ठीक है। और उन पर पनिशमेंट लगाया, जो भी पेनल्टी लगाई, है ना, स्टिल वो है। अब जैसे 5 C's जो हैं हमारे, कोर्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, कैग, CBI, तो वो बड़े एक्टिव हैं। ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है बट अकाउंटेबल नहीं है ना। जैसे जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस और कोलिजियम सिस्टम है, वो जो NGSC का सारा जो डिबेट था वो क्या था, वो यही तो था, ऑटोनॉमी थी लेकिन कोलिजियम सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। ऑटोनॉमी है आप इंस्टीट्यूशंस के पास, बट उसका कई बार मिसयूज़ होता है, और मिसयूज़ जो है, मिसयूज़ को आप पकड़ नहीं सकते क्योंकि अकाउंटेबल ही नहीं, आपको पता नहीं लगेगा किसकी गलती है, ठीक है। तो ट्रेडिशनली जो हमारा सिस्टम थोड़ा सा फॉर्मल रहा है, थोड़ा कंट्रोल लगता है, बट एट टाइम्स आपको डिसेंट्रलाइज भी करना पड़ता है, आपको जो है थोड़ी सी डिस्कशन भी देनी पड़ती है। और ये एक्सपेक्ट किया जाता है सिविल सर्वेंट से कि वो अपना विजडम का इस्तेमाल करें, उनकी इंटेंशन सही है और उस सही इंटेंशन से वो काम करें, ठीक है। देन कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सिविल सर्वेंट्स एनोनिमिटी। देखो एनोनिमिटी आपसे एक्सपेक्ट की जाती है कि जो ये कर्टन है ना, तो जो काम होगा वो तो मिनिस्टर आपको मिलके करना है, लेकिन जो वाहवाही लूटेंगे वो मिनिस्टर साहब लूटेंगे, आप नहीं लूटेंगे। आप जो है बिहाइंड द कर्टन्स काम करेंगे, आप उस काम का जो अच्छा रिजल्ट है उसको देख के खुश होंगे, ठीक है। तो आपको जो है एक तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के अंडर है, ठीक है, और क्योंकि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो है डायरेक्ट इलेक्शन से आते हैं, तो उनको पीपल चुनते हैं, भाई आप तो पेपर निकाल के आ रहे हैं, आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव हैं, तो वो यही माना जाता है कि वही पीपल के आगे रहें और पीपल से इंटरेक्शन वही करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो फिर एक टाइप से डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा हेल्दी रहता है, ठीक है। कई बार डिलेमा आ जाएगा, ठीक है। अब कई बार आप सिविल सर्वेंट स्टार्ट्स एक्टिंग लाइक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव, जैसे आप स्टेटमेंट इशू कर दिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, है ना, जो डेमोक्रेटिक डोमेन्स हैं उनके उसमें एंटर कर रहे हैं, तो वो भी सही नहीं है। आपको एज अ सिविल सर्वेंट आपको ऑटोनॉमी मेंटेन रखनी है अपनी, बट ड्यू टू सिटीजन चार्टर, RTI, E-गवर्नेंस, सोशल ऑडिट, इससे क्या हुआ कि लोगों से इंटरेक्शन आपका बढ़ गया। बट वो इंटरेक्शन बढ़ा है तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया, इंटरेक्शन इसलिए बढ़ाया गया था कि आप लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझ सकें, उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण अच्छे से कर सकें। ये नहीं कि आप बॉस बन जाएं, आप हीरो बन जाएं, आप मंत्री जी बन जाएं। देखो मंत्री जी हैं, आप हैं, ठीक है, तो आपको मंत्री जी नहीं बनना है, ठीक है। सोशल मीडिया आ गया तो उसने एक अलग डायमेंशन ऐड कर दिया इस प्रॉब्लम में। इनफैक्ट यूके ने तो उसके बाद, अभी तो हमारे पास कोड ऑफ एथिक्स है, यूके ने तो देखो कितनी डेमोक्रेसी हमसे आगे, उन्होंने तो सोशल मीडिया में कंडक्ट रूल्स बना दिए सिविल सर्वेंट्स के, और इट वाज द फर्स्ट कंट्री टू फायर अ सिविल सर्वेंट्स फॉर प्रॉपर बिहेवियर ऑन फेसबुक, है ना। और हमारे सिविल सर्वेंट तो कुछ भी लिखते हैं, तो थोड़ा सा जो है ज़रूरत है, ओवर रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है, बट लिटिल रेगुलेशन की ज़रूरत तो है ही है। नाउ the question is how civil servants should maintain the thin line between the anonymity and transparency, good governance and democratic responsibility of political executive. But ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि सिविल सर्वेंट शुड अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, आपको समझ होनी चाहिए, बट यू शुड नॉट इंडल्ज इन पॉलिटिक्स। उसका एग्जांपल थी दुर्गा शक्ति नागपाल जी, थोड़ा सा उन्होंने मीडिया में बोल दिया था, उन्हें समझ में आ गया, अब साइड होकर अपना आराम से एनोनिमिटली, आज आपको नहीं पता होगा कहाँ है वो, दो की हेयर एंड देयर अब आती रहती हैं वो, लेकिन बड़ा एनोनिमसली अपना काम कर रही हूँ। दस द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी एंड इज स्टिल इम्पॉर्टेंट, एंड बट एट टाइम्स देयर इज नीड फॉर द मोर ट्रांसपेरेंट बिहेवियर फॉर द वेल फंक्शनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी और फॉर द गवर्नेंस। देन कोड ऑफ कंडक्ट वर्सेस कोड ऑफ एथिक्स। अब हमारे पास कोड ऑफ कंडक्ट तो है बॉस, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स नहीं है, ठीक है। और लेकिन बहुत बार कोशिश की गई कोड ऑफ एथिक्स बनाने की, बट वो हो नहीं पाया। तो कोड ऑफ कंडक्ट इज़ अ ओल्ड प्रैक्टिस, कोड ऑफ एथिक्स इज़ अ न्यू प्रैक्टिस। इट इज़ जनरली एनफोर्सेबल, कोड ऑफ एथिक्स इज़ डिज़ायरेबल, और कोड ऑफ एथिक्स लीगल सैंक्शन है, एक टाइप का लीगल बेसिस बनाता है, लॉ है वो, और बट एथिक्स जो है मॉरल सेक्शन है वो आपकी। भाई एथिक्स आप कोड ऑफ कंडक्ट ब्रीच करेंगे तो आप जो है
मनुष्य की जेल में जाएंगे, लेकिन आप कोड ऑफ एथिक्स वायलेट करेंगे तो आप भगवान की जेल में जाएंगे। तो ये डिफरेंस है, ठीक है। तो भगवान से इसलिए लोग डरते भी। 10, हमारे पीएम साहब जो हैं उन्होंने भी बोला कि भाई देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्च्यू है कैरेक्टर सिविल सर्वेंट्स के लिए, तो आप उसे बनाए रखें। कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट दोनों मेंटेन करते हैं, हेल्प करते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द कोड ऑफ कंडक्ट अ सिविल सर्वेंट शुड मेक द बेस्ट डिसीजन इन अ गिवन सिचुएशन, बट अकॉर्डिंग टू कोड ऑफ एथिक्स न्यूट्रलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड वर्किंग फॉर द डाउन ट्रोडन सेक्शन ऑफ सोसाइटी फॉर सोशल जस्टिस आर इंपॉर्टेंट वैल्यूज़, ठीक है। तो आपको जो है बैलेंस करना है दोनों वैल्यूज़ के बीच में, सारी वैल्यूज़ के बीच में। और बहुत बार सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन आएंगे, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करें, अपनी इंटेंशन सही रखें। सेकंड बात, जो वैल्यूज़ हैं उन्हें याद रखें और सही काम करें, तो आपको जो है ठीक रहेंगे आप, और गलत काम करेंगे तो उसकी पनिशमेंट मिलेगी। तो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड वी शैल सी यू टुमारो विद अ न्यू लेक्चर। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टाटा।